91.2 NIVH चैलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। 91.2 NIVH हेलो दून पर मैं ललन कुमार लाल बोल रहा हूँ। आज मेरे साथ खास दोस्त श्री देवी प्रसाद यादव जी हैं। इनसे मैं खास बात करूंगा। इनसे जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा जो आपके सामने देवी प्रसाद जी रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं देवी प्रसाद जी का स्वागत कर रहा हूँ और मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने संक्षेप में अपना परिचय दें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं 91.2 NIVH हेलो दून में सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद मैं देवी प्रसाद यादव, मैं वर्तमान में केंद्रीय ब्रेल प्रेस देहरादून में प्रमाणी वाचक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और वाइफ और फैमिली सहित मैं इस कैंपस में ही रहता हूँ। तो देवी प्रसाद जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो दृष्टि बाधित हुए कब हुए और दृष्टि बाधित होने के पश्चात आप कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? दृष्टिबाधित होने का एक कारण मेरा तो बाई बर्थ रहा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बाई बर्थ दृष्टिबाधित होने के साथ साथ मुझे जब कुछ आसपास के चिकित्सकों से संपर्क किया गया, मेरे माता पिता ने संपर्क किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया था कि बच्चे का कुछ ऐसा सिम्टम्स ऐसे नजर आते हैं कि शायद स्वतः इसकी दृष्टि वापस आ सकती है। तो ऐसा ही हुआ। मैं करीब 3 साल के बाद मैं देखने लगा और मैं देखता रहा। ऐसा मेरे माता पिता मुझे बताते हैं कि मैं 3 साल के बाद मेरी दृष्टि धीरे धीरे आने लगी। इसके बाद में जब मैं अपने होशो हवास में आया, बचपन के खेल खिलौने जब मैं खेलता था, थोड़ा बहुत मैं देखता था। और इसके बाद फिर मैं जब स्कूली शिक्षा, जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा रही मेरी, वो दृष्टिवानों के बीच में एक सामान्य विद्यालयों में ही हुई। और इसके बाद मैं सभी अपने काम भी, जितने भी गृह कार्य होते थे, अपनी दैनिक क्रियाएं, वो मैं स्वयं ही निष्पादित करता था। अब बाद में उसके बाद विद्यालय में कुछ अवरोध तो आते थे क्योंकि पूर्ण दृष्टि तो वापस आई नहीं थी। इतनी आ गई थी कि मैं अपने काम अपने आप कर सकता था, दिन में हो या रात में हो। यहाँ तक कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं अपनी खेती किसानी का काम भी दिन में या रात में मैं स्वयं स्वतंत्र रूप से निष्पादित कर लेता था। यहाँ तक बात आई तो दृष्टि अभाव का मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पास भी दृष्टि अभाव है। लेकिन कहीं पर कुछ ऐसी समस्याएं जब आती थी कि कुछ ऐसे कठिन काम करने पर जिनको सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती थी, वहां पर फिर मुझे दृष्टि का अभाव महसूस होने लगा। यहाँ तक कि बड़ी क्लासों में जब मैं गया, क्लास 9 में मैं जब प्रवेश किया, तो वहां पर कुछ साइंस के प्रयोग ऐसे करने होते थे जिसमें सूक्ष्म दृष्टि वगैरह से प्रयोग करना पड़ता था। उसके बाद फिर वहां पर मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मेरे दृष्टि का अभाव है। और फिजिकली तो मैं दृष्टि का अभाव ये महसूस होता। मेरी जो है राइट आईज जो है वो छोटी थी पहले से, लेफ्ट आईज मेरी पूरी तरह से ठीक थी, जो कि एक सामान्य काम पूरी तरह से करती थी। तो इसके बाद फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, बच्चों में आपस में खेलते खेलते चोट लग गई,
जिसकी वजह गर्मी का मौसम था वो, और उसकी वजह से फिर गांव के अपने इलाज हुए गांव के तरीके से, तो वो धीरे धीरे फिर आई साइट कम हो गई। लेफ्ट आईज में मेरी जो बची थी रोशनी, उसके सहारे फिर मैं चलने लगा। तब तो मुझे कुछ कठिनाइयां भी महसूस होती थी, कुछ कमियां भी महसूस होती थी, अंधेरे में काम करना मुश्किल होता था, और इतना दिखता था कि मेरा चलना फिरना बिना छड़ी के होता था और बिना किसी सहारे के मैं अपने दिन के काम तो सारे निष्पादित कर लेता था, रात में कठिनाइयां हुआ करती थी। तो यादव जी एक और बात बताएं कि आप दृष्टिवान के साथ पढ़ाई की है, उसके पश्चात ब्रेल की शिक्षा आपने कहाँ से ली? दृष्टिवान की पढ़ाई, जब मैंने आपको पहले बताया कि जब मुझे चोट लग गई थी तो मेरी दृष्टि जब क्षीण हो गई, तो उसके बाद मेरा पढ़ना लिखना कुछ ऐसा लगा कि मैं जीवन शायद अब अंधेरे में है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। घर वालों का भी कहना था, माता पिता का, कि खाना पीना कपड़ा इनको आवश्यकता पड़ेगी, वो घर से होता रहेगा, बाकी कहीं आने जाने कोई आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को मैंने कुछ मन में ऐसा सोचा कि जब मैं पहले कर सकता था तो बाद में क्यों नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं, जब अंधेरे में कोई काम हो सकता है बिना लालटेन के, तो ब्लाइंड आदमी भी तो अंधेरे में कुछ कर सकता है। तो ऐसा ही करने के लिए जब अपनी स्पर्श शक्तियों को हमने विकसित किया और उनके सहारे बहुत सारे काम को निष्पादित करना जब शुरू किया, तो उन्हें भी कुछ एहसास होने लगा कि इनकी कोई दूसरी इंद्री जो प्रबल हो रही है। बहुत अंधविश्वास अभी भी है लोगों की, जैसे कि मनोविज्ञान भी इस चीज को मानता है कि जब किसी की एक इंद्रिय क्षीण होती है तो उसकी 4 इंद्रियां उसकी पूर्ति करती हैं, तो वो करने लगी। उसके बाद ये हुआ कि मुझे किसी मार्केट में मैं गया तो वहाँ कोई 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे, पान की दुकान में मैं भी पान खा रहा था, वो भी अपना बैठे हुए थे, गप मार रहे थे। तो उनसे एक चर्चा हुई, तो मैं पढ़ा लिखा था ही, इतना तो पढ़ा लिखा था, बातचीत उनसे कर सकता था। वो बाहर के व्यक्ति थे, उन्होंने इस तरह की ब्रेल के बारे में मुझे कुछ जानकारी दी, अपने लेवल पे अपने हिसाब से जानकारी जब उन्होंने दिया कि एक ऐसी लिपि होती है जिसको छू के पढ़ा जाता है और वो उठी होती है और उसको उंगलियों में मिलती है उसके सहारे, तो मुझे बहुत बड़ी जिज्ञासा हुई कि अगर ऐसी कोई तकनीकी मुझे मिल गई तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। और असली समाधान फिर मैं उसकी खोज में लग गया। यद्यपि वो मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाए, लेकिन मुझे ये जानकारी दिया कि ऐसी कोई लिपि होती है। तो इस तरह की जब बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि अब इसको ढूंढा जाए। फिर मैं उसके अधिक बड़े कस्बे में गया। फिर एक हमारा विद्यालय इंटर कॉलेज, जहाँ पर वहाँ एक प्रिंसिपल आए, उनको इसके बारे में नॉलेज था, तो उन्होंने कहा कि मुझे सही तरीके से पता तो नहीं पता, लेकिन लखनऊ में कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो कि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाया जाता है छूने वाली लिपि के माध्यम से। तो मैंने फिर उसको ढूंढने का प्रयास किया। फिर कहीं 1-2 बार और मैं गया। उसके बाद एक मुझे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड मिले जो पोलियो से ग्रसित थे, हमारे पड़ोस के ही रिश्तेदारी के गांव के बगल में गांव था उनका, वहाँ फिर मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे जो मुख्य चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि पहले आपको इसको बनवाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो उन्होंने जहाँ से बनवाया था, जो जिला मुख्य चिकित्सालय होता है, तो वहाँ मुझे भेजा। वहाँ मैं गया तो वहाँ से फिर मुझे ये जानकारी मिली कि नहीं, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है और वहाँ आप जाइए। जब वहाँ गया तो मुझे 1-2 दृष्टिहीन मिल गए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो बच्चे थे उस टाइम, हमसे बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन वो उस लिपि के बारे में जानने लगे। तो उन्होंने सही तरीके से वास्तविक नाम बताया कि इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो तब से मुझे पता चला कि इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। और उन्होंने 1-2 पन्ने भी मुझे दिखाए, लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी मेरा एक दृढ़ संकल्प था, जब ये बच्चे सीख सकते हैं, मैं तो 8वीं पास हूँ, तो मैं तो सीख सकता हूँ। मुझे तो बाकी साहित्य का ज्ञान तो है ही, केवल मुझे लिपि सीखनी है। ये बात मेरे दिमाग में आई। फिर मैं उनसे पता लिया मैंने दृष्टिबाधित विद्यालयों का, लेकिन वहां तक पहुंचना मेरा संभव नहीं हो पाया। इसके बाद मुझे राजकीय विकलांग कर्मशाला मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में उन्नाव में था, वहां मैं प्रशिक्षण के लिए गया, जो कि अल्प दृष्टिवान लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे कुर्सी बुनने का, मोमबत्ती का, हैंडलूम का, पावर लूम का इत्यादि प्रशिक्षण वहाँ दिए जाते थे। वहाँ मैं 2 साल रहा। और वहाँ एक विद्यालय में ही एक दृष्टिहीन शिक्षक थे जो कि वहाँ पर वो कुर्सी बुनाई प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और ब्रेल के बारे में कुछ जानकारियां दी। तो मैंने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास दृष्टि थी। और जब उन्होंने सूत्र लेखक के बारे में मुझे बताया कि आप लोगों को सूत्र लेखक मिलता है, वो परीक्षा में आपको लिखेगा और आप अपना आंसर बोलते रहेंगे। इस आधार पे मैं विश्वस्त हो गया कि मैं पिछली बार मैंने 9th से पढ़ाई किया, क्लास 9 से, तो 9 को फेल किया। मैं ये समय बर्बाद करना नहीं चाहूंगा, तो ब्लाइंड स्कूल में मैं नहीं जाना चाहूंगा और मैं स्वयं पढ़ाई करूंगा सुन के, और सूत्र लेखक के माध्यम से मैं पेपर भी दे दूंगा। यहाँ तक उन्होंने बताया। मैं फॉर्म अपना 10वीं हाई स्कूल का 1989 में मैंने फॉर्म भर दिया।
तो आप जैसे एजुकेशन लेने के बाद आपने ब्रेल भी सीखी और आपको दृष्टिबाधित साथियों ने बताया कि ब्रेल है, ब्रेल भी आपने सीख ली। तो इसके पश्चात आप सर्विस जो है आपने कब प्राप्त की और उसके पश्चात आपकी वैवाहिक जीवन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, एजुकेशन हमारी जो शिक्षा पूरी हुई, शिक्षा पूरी होने के बाद स्वतः आदमी सोचता है कि शिक्षा का उपयोग किया जाए, कोई रोजगार मिले। और रोजगार से संबंधित जब हमने प्रयास किया तो इससे पहले जो ब्रेल में हमारी दक्षताएं बढ़ गईं एजुकेशन के माध्यम से, तो मैं ब्रेल प्रेस बहादुरगढ़ NFB द्वारा संचालित हुआ करता था, मैं पहले वहां गया। उसके बाद जब NIVH का यहाँ का जो विज्ञापन हुआ, जो प्रमाणीवाचक का, उस पर हमने आवेदन किया और आवेदन की पात्रताएं जो थी वो हमने पूरी किया और मुझे बुलाया गया साक्षात्कार के लिए। साथ साथ हमारा जो ब्रेल का लिखित परीक्षण हुआ और मौखिक भी हुआ, पठन पाठन का हुआ, लेखन का भी हुआ, उसमें फिर चयन हो गया। जी। तो आपके जो है, मुझे जैसे आप खास हमारे दोस्त हैं तो मुझे पता है कि आप दोनों दृष्टिबाधित हैं, आपकी मिसेज भी। तो जैसा कि हमें तो पता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति आराम से हर कार्य को कर लेता है, अपने बच्चों का लालन पालन, लेकिन श्रोताओं को आप ये बताएं कि आप दोनों दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी कोई परेशानी तो नहीं हुई बच्चों के लालन पालन? देखिए, परेशानी तो हर व्यक्ति को होती है और हर क्षेत्र में होती है, लेकिन दृष्टिबाधा के साथ साथ दृष्टिबाधित व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो उसे थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है और संघर्ष की भी जरूरत होती है। बच्चे को कपड़ा पहनाना या और भी कार्य खुद दृष्टिबाधित कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप भी कर लेते होंगे और आप दोनों कर लेते होंगे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कतें जहाँ पर आई वहाँ पर सहयोग लेना भी पड़ता है और अपने आप को फिर अपने तरीके से उसको अगली बार के लिए ऐसा होना चाहिए किसी का सहयोग ना लेना पड़े। जी जी। पहली बार तो किसी न किसी का सहयोग लेना ही पड़ता है। हाँ, चूंकि आप गांव से भी आए हैं तो आपको जैसे गांव का इलाका घूमने फिरने या उसमें जैसे ब्लाइंड लोग सोचते हैं, बहुत श्रोता लोग ये समझते होंगे कि गांव में खेती करना, पशु से संबंधित बातें जानकारी लेना, तो ये सब आप आसानी से बखूबी कर लेते होंगे गांव का घूमना? नहीं, अब तो संभव कम होता, क्योंकि दृष्टि बाधा जो होती है वो बहुत बड़ी चीज है गांव के लिए। गांव में थोड़ा क्योंकि हर चीज व्यवस्थित नहीं होती है और दृष्टिवान भी इस मामले में प्रशिक्षित नहीं होते कि दृष्टि बाधित के साथ कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनको आने जाने के लिए सुगमता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अपने दैनिक जीवन में जो शहरी वातावरण में हम अपने आप कर लेते हैं सर, दिनचर्या आप स्वतः कर लेते हैं। अंत में देवी प्रसाद जी, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो श्रोता के सामने आप क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रोताओं को मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष जो है उसको चुनौती मान के स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, निराश नहीं। जब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन से कभी नहीं हारना चाहिए। जो व्यक्ति मन से कभी नहीं हारता वो हमेशा सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। श्रोता आपसे बहुत लाभान्वित होंगे और ऐसी बात कह के आपने श्रोताओं को बताया कि दृष्टिहीन भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है और अपना संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।